गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बेटा। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारी 10वीं क्लास के इतिहास के चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा फर्स्ट जो है पॉइंट वो है आधुनिक युग से पहले, यानी कि जो 19वीं जो हमारी शताब्दी है उससे पहले का जो इतिहास है उसके बारे में अब आज हम यहाँ पर जानेंगे। भूमंडलीकृत का जो विश्व है वो कैसे बना, इसको हम वैश्वीकरण भी कहते हैं। भूमंडलीकृत को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। यानी कि वैश्वीकरण का यहाँ पर अर्थ है देशों की सीमाओं का टूट जाना। देशों की सीमाओं का क्या हो जाना? टूट जाना। यानी कि जब एक देश की सीमा जो दूसरे देश के साथ लगती है वो टूट जाती है। वो कैसे टूटती है? वो टूटती है व्यापार होना दो देशों के बीच, श्रम का जो है आदान प्रदान हो जाना दोनों देशों के बीच, तकनीक का आदान प्रदान हो जाना। इस आधार के ऊपर जब एक देश की सीमा दूसरे देश की सीमा के क्या है उस पार चली जाती है, सीमाएं क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती हैं, तो पूरा विश्व हमें कैसा दिखाई देने लगता है? एक जैसा दिखाई देने लगता है। ऐसी जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। ये जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, अगर आज के इतिहास को अगर देखें वर्तमान में, तो इसका इतिहास कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ये वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया आज के इतिहास में अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें ये दिखाई देगी 1990 के दशक में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उससे पहले वैश्वीकरण नहीं था। अगर हम इतिहास के प्राचीन पन्नों पर नज़र डालेंगे, जो चाहे वो 13वीं शताब्दी हो, चाहे वो 14वीं शताब्दी हो, 15वीं, 16वीं, 17वीं, हर शताब्दियों के अंदर जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया दिखाई दी है। आज के वैश्वीकरण में और उस वैश्वीकरण में सिर्फ यही फ़र्क है कि आज तीव्र संसाधनों की वजह से हमें वैश्वीकरण जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ क्या करता है? दिखाई देता है। और आज के इस अध्याय में हम उस प्राचीन काल के वैश्वीकरण के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि वो कैसे हुआ। तो उसमें ये देखिए वैश्वीकरण जो बना, भूमंडलीकरण, उसकी 3 चीज़ें बताइए। देखिए टिक मार्क कर रहा हूँ, व्यापार, काम की तलाश और पूंजी। इनसे जो है वैश्विक क्या हुई? आवाजाही। और इनका इतिहास क्या रहा है? लंबा। ये मैंने आपको बताया कि चाहे वो 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, हम किसी भी शताब्दी की अगर बात करेंगे तो हर जगह आपको वैश्वीकरण क्या है? नज़र आएगा। और ये वैश्वीकरण जो है क्यों हुआ? ऐसा कौन सा दौर आया कि मानव एक दूसरे के क्या आते गए? नज़दीक। तो उसमें कुछ फ़र्क रहा। आपने देखा होगा प्राचीन काल के अंदर बहुत से यात्री भारत आए, जैसे इब्न बतूता, मोरक्को से आया मार्को पोलो, हवेनसांग, इत्सिंग। ये यात्री थे जो भारत पर क्या आए? यात्रा करने के लिए आए। अलबेरूनी, जिसने तहकीक हिंद जो है एक पुस्तक लिखी, अलबेरूनी। तो बहुत से ऐसे यात्री थे या फिर बहुत से ऐसे पुजारी थे जो यहाँ पर आए। ये देखिए यात्री, पुजारी, व्यापारी, अर्थ तीर्थयात्री ज्ञान और किसकी तलाश में? अवसर की तलाश में या आध्यात्मिक शांति के लिए आए। या बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी क्या हुआ था? उत्पीड़न, यातनापूर्ण, वो भी एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर क्या है? चले गए। और ये यात्राएं जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगी तो वो लोग अपने साथ क्या लेके जाएंगे? तरह तरह की चीज़ें लेके जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, मूल्य और मान्यताएं लेके जाएंगे, अपना हुनर लेके जाएंगे, अपना विचार लेके जाएंगे, अपने आविष्कार लेके जाएंगे, और यहाँ तक कीटाणु और क्या लेके जाएंगे? बीमारियाँ। अब प्राचीन काल के अंदर अगर हम इस बात को अब कहते तो हमें यूँ लगता कि जैसे बीमारियाँ कैसे ले जा सकते हैं। लेकिन आज एट प्रेजेंट में जो वैश्विक जो स्थिति है, कोरोना कोरोना ये जो महामारी आज पूरे विश्व में फैली, इसे कौन लेके आया है? इसे यही वैश्वीकरण लेके आया है। चाइना में फैली थी और ये पूरे विश्व में फैल गई है। आप इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्राचीन काल के अंदर भी बीमारियां जो है इसी तरीके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या करती थी? फैलती थी।
चेचक की महामारी विश्व की बहुत बड़ी महामारी थी, जिसने अमेरिका जो था उसको बिल्कुल क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। ये इसी दौर की बात है। अमेरिका जो है पूरा चेचक ने क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। लाखों की संख्या में वहाँ लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो आज जो है लाखों की संख्या में किससे मौत हो रही है, कोरोना से। तो ये भूमंडलीकरण जो विश्व बनता है, ये अपने साथ अगर अच्छाइयाँ लेके जाता है तो ये अपने साथ क्या लेके जाता है, बुराइयाँ भी लेकर के जाएगा। अच्छाइयों में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो आप देखिए यहाँ, हुनर है, विचार है, पैसा है। और ऐसे ही तीन जारिसापुरों के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली थी भारत के अंदर, वहाँ का जो पैसा था वो कहाँ जाता था, मालदीव में जाता था। और वहाँ हमें समुद्र से क्या मिली है, कौड़ियाँ, जिन्हें पहले मुद्रा के रूप में क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। और ये फिर आ गई है दोबारा लाइन हमारे पास, देखो, बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुँचने का इतिहास जो है हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, 7वीं सदी से ही क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। 13वीं सदी में भी इसको क्या किया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है वो है सिल्क रूट। नाम से ही पता चलता है, सिल्क का मतलब होता है रेशम, यानी कि वो मार्ग जिसके ऊपर जो है रेशम के वस्त्र की सबसे ज़्यादा क्या होती है, व्यापार किया जाता है। और ये व्यापार जो है चीन से होकर के जाता था। भारतीय रेशम कपड़े की पूरे यूरोप में बहुत ज़बरदस्त क्या थी, मांग थी। और इस रूट का बहुत ज़्यादा महत्व था, इसलिए सिल्क के नाम पर इस रूट का नाम भी क्या पड़ गया, सिल्क रूट। ये देखिए, पश्चिम को जो भेजा जाने वाला जो रेशम था चीन के रास्ते से जाता था, और इसका बहुत बड़ा क्या था, महत्व था। ये देखिए, सिल्क मार्ग के नाम से ही पता चल जाता है। तो इतिहासकारों ने इन मार्गों के बारे में बताया है। तो जो व्यापार होता है वो दो तरीके से होता है, या तो ज़मीन से होगा या फिर किससे होगा, समुद्र से। जहाँ पर हम ज़मीन से पहुँच सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वहाँ ज़मीन से व्यापार करते हैं। जब दूसरे महाद्वीपों में हम ज़मीन से नहीं पहुँच सकते तो हम किसके ज़रिए करते हैं, समुद्र के रास्ते। और इसी से क्या है, एशिया के विशाल क्षेत्रों को जोड़ने का क्या किया काम। और एशिया किससे जुड़ा, यूरोप से जुड़ा और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा। किस मार्ग की वजह से, रेशम की मार्ग की वजह से। और इसी रास्ते से चीनी पोट्री, चीनी पोट्री का मतलब था यहाँ पर चीनी बर्तन, जो चीनी मिट्टी के बने होते थे, पूरे विश्व में इसकी बहुत बड़ी मांग थी। वो भी इसी रास्ते से क्या करती थी, जाती थी। भारत से मसाले भी इसी रास्ते से जाते थे। भारत के अंदर जो मसाले बनते थे, ये देखिए, कपड़े और मसाले, वो भी इसी क्षेत्र से कहाँ जाते थे, यूरोप में। और फिर इसी रास्ते से सोना और चांदी कहाँ पर आती थी, भारत आती थी, यानी कि एशिया पहुँचती थी। और इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में सोना और चांदी के भंडार न होने के बावजूद भी अगर आज आप देखेंगे तो भारत में सोना और चांदी की कोई कमी नहीं थी। अंग्रेज़ों ने भारत को जी भर के लूटा, मुगलों ने भारत को जी भर के लूटा, नादिर शाह, तैमूर लंग, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनबी, पता नहीं कितने ही आतंकवादी जो है यहाँ पर आए और उन्होंने भारत को क्या किया, लूटा। भारत सोने की चिड़िया जो कहलाता था, उसका कारण था जो सिल्क रूट से जो कपड़ा, जो रेशम जो है जाता था, उसके बदले में यूरोप से क्या आती थी, चांदी और सोना। इसके साथ साथ में, इस व्यापार के साथ साथ में क्या किसका आदान प्रदान होगा, संस्कृतियों का भी होगा। यानी कि जैसे ईसाई मिशनरियाँ भारत में आई ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, देखिए ईसाई मिशनरियाँ जो है एशिया में आते थे। मुस्लिम धर्मोपदेशक भी भारत के अंदर जो है आए। तो सिल्क रूट ने जो है पूरी दुनिया को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। इसके साथ साथ में और क्या चीज़ें लेकर के आया, भोजन ने भी यात्रा की। इस भूमंडलीकरण में किसकी यात्रा हुई, भोजन की भी। यानी कि जिस प्रकार वस्तुएं पहुंच रही थी उसी प्रकार जो है भोजन भी पहुंच रहा था। और जाने अनजाने के अंदर लोग अपने साथ में ऐसे बहुत से बीज लेकर के गए जो दूसरे स्थानों पर नहीं होते थे। जैसे कि भारत में आलू नहीं होता था, अब वो आलू कहाँ से आया, अमेरिका से भारत में आया। तो इसी आधार पर हम इस पॉइंट्स के अंदर ये जानेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं जो है एशिया से जो उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में गई, और यूरोप से कौन कौन सी जो है फसलें जो है कहाँ पर आई, भारत में। जैसे टमाटर भारत में नहीं होता था, तंबाकू भारत के अंदर नहीं होता था, मिर्च जो होती थी भारत के अंदर जो है काली होती थी और मिर्चें नहीं होती थी। तो ये जो सारी चीज़ें आई हैं भारत में, वो कैसे पहुंची है, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, स्पीघेती और आलू। ये देखिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ थी दुनिया के अंदर जो झटपट तैयार होने वाला क्या था, खाद्य पदार्थ, और उसके अंदर नाम किसका आता है, स्पीघेती का और नूडल्स का। ये चाइना से जो है भारत के अंदर आए। देखिए, नूडल्स जो है चीन से कहाँ पर पहुँचे, पश्चिम में, यूरोप में गए। और वहीं पर इससे एक नई जो है भोजन की जो है प्रणाली ईजाद हुई जिसका नाम था स्पीघेती।
ये 5वीं शताब्दी में फिर कहाँ पर पहुँच गया? पास्ता जो है ये अरब में होता था, ये अरब के व्यापारी कहाँ पर लेकर के चले गए? 5वीं शताब्दी में सिसिली, और सिसिली से कहाँ पर पहुँच गया? इटली में, और इसी के नाम से वहाँ पर एक टापू भी है। इसी प्रकार जो है आपको यहाँ ये बता रहे हैं कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं, देखिए भारत और जापान में भी पाए जा सकते हैं। तो ये बता रहा है, देखिए आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जो लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। अब ये कैसे पहुँचे? उसका सबसे बड़ा जो श्रेय किसको जाता है? किसको जाएगा? क्रिस्टोफर कोलंबस को। किसको जाता है? क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है। रीज़न है उसका, कोलंबस जो है वो एशिया के अंदर जो है भारत पहुंचना चाहता था, लेकिन वो गलती से कहाँ पहुंच गया? किसी और महाद्वीप में, जिसका नाम बाद में क्या पड़ा था? अमेरिका। और ये अमेरिका कौन सा था? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन, वेस्ट इंडीज जिनको बोला जाता है, उन द्वीप समूह में क्या हो गया? पहुंच गया। और ये सारे खाद्य पदार्थ जो पीछे हमने टिक मार्क किए थे वो सारे अमेरिका में थे, और वहाँ से ये कहाँ पर पहुँच गए? इंडिया में पहुँच गए। तो ये जो नई फसलें आई हैं उससे जीवन के अंदर क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता था, क्योंकि आलू बहुत सस्ता होता था। गरीब का जीवन ही बदल दिया उसने। ये देखिए आलू ने जो है गरीबों की ज़िंदगी ही क्या हो गई? बदल गई, क्योंकि उनको का जो भोजन है अब सब्जी के साथ और ज़्यादा क्या हो गया? बेहतर हो गया। और इसी कारण जो है उनकी जो औसत उम्र है वो भी क्या हो गई? बढ़ गई। और आयरलैंड के लोग तो आलू के ऊपर इस हद तक निर्भर थे कि 1840 के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल क्या हो गई? खराब, और इस कारण लोग जो है भूख से क्या हो गए? मर गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है बेटा ये, कि आयरलैंड के अंदर जो है आलू का अकाल कब पड़ा? तो 1840 में पड़ा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो है विजय, बीमारी और व्यापार। ये जो वैश्वीकरण है उससे जो है किस प्रकार जो है विजय, बीमारी और व्यापार होता है। अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी की, तो पुर्तगाली जो नाविक थे या फिर स्पेन के जो नाविक थे वे बड़े बहुत साहसी होते थे, और उन्होंने पश्चिमी सागर को पार करके वो कहाँ पर पहुँचे? अमेरिका में पहुँचे। तो यहाँ जब उन्होंने आके देखा तो उससे पहले जो विश्व था वो बहुत छोटा था, क्योंकि लोग केवल हिंद महासागर तक ही क्या थे? सीमित थे। और पहली बार इन्हें पता लगा कि इससे बाहर भी एक क्या है? दुनिया है। और उसी दुनिया की वजह से लोगों के पास क्या पहुंचा? तरह तरह का सामान पहुंचा। ये देखिए हिंद महासागर में ही फलता फूलता था व्यापार, तरह तरह का सामान था, लोग था, ज्ञान था, परंपराएं थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती थी? जाती थी। तो भारत जो है हिंद महासागर के क्या था? केंद्र में था। इसलिए भारत इन प्रभावों के रास्ते का क्या था? महत्वपूर्ण बिंदु था। और यूरोपियों के दाखिल होने से आवाजाही बढ़ने लगी, और इन प्रभावों की दिशा किस तरफ चली गई? फिर यूरोप में, क्योंकि वास्को डी गामा ने जो है भारत के समुद्री मार्ग की क्या कर ली थी? खोज कर ली थी। अपनी खोज से पहले लाखों साल तक अमेरिका जो है दुनिया से क्या था? अलग थलग, किसी को पता ही नहीं था कि अमेरिका कोई देश भी है क्या। और यहाँ पर 16वीं शताब्दी के अंदर विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ जो होते थे वो यूरोप का जो है क्या बदलने लगे? रंग। और हर आदमी अमेरिका की तरफ क्या हो गया? आकर्षित हो गया। पेरू और चिली, पेरू और मेक्सिको, वहाँ की जो खाने थी, मेक्सिको की जो खाने थी वो चांदी के लिए बड़ी मशहूर थी। ये देखिए, तो यूरोप की संपदा, जब यूरोपीय लोग वहाँ गए तो उन्होंने मेक्सिको को विजिट कर लिया स्पेन के लोगों ने, और उन्हीं के लोगों से खुदाई करके चांदी जो है भारी मात्रा में कहाँ पर लेकर गए? यूरोप में। और वहाँ से उन लोगों ने किसके साथ व्यापार किया? एशिया के साथ। इससे उनको बहुत ज़्यादा क्या हुआ? फ़ायदा मिला। ये देखिए दक्षिण अमेरिका की धन दौलत के बारे में किससे बनने लगे? किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग जो हैं डोराडो को सोने का शहर मानने लगे, और उसकी खोज में एक सारे खोजी अभियान क्या कर दिए? शुरू कर दिए। ये देखिए आप, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इसको। पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने विजय का सिलसिला भी क्या कर दिया? शुरू, और अमेरिका को उपनिवेश बनाना क्या कर दिया? शुरू। अब यहाँ पर जो विजय हासिल हुई ये केवल सेनाओं के दम पर ही नहीं हुई थी। ये देखिए किसके दम पर नहीं हुई थी? सैनिकों के दम पर ही नहीं हुई थी। जबकि स्पेनी विजेताओं को जीतने का उनका सबसे बड़ा जो हथियार था वो उनकी क्या थी? बीमारी थी। ये देखिए चेचक। क्योंकि स्पेनिश जो अफसर और जो सैनिक थे जो यूरोप में पहुंचे वो अपने साथ ये बीमारी भी ले गए। जैसे कि अब कोरोना कहाँ से पहुंच रहा है? चाइना से पहुंचा है पूरे विश्व में। ऐसे ही यूरोपीय लोगों के अंदर चेचक की बीमारी थी।
लेकिन उन लोगों में चेचक से लड़ने के क्या थे, जीवाणु थे। इस कारण चेचक से जो है उनको कोई भी नुकसान नहीं होता था। लेकिन जैसे ही ये चेचक इसके लोगों में पहुंचा, अमेरिका के शरीर में, और उन लोगों के अंदर यूरोप की बीमारियों से लड़ने की क्या नहीं थी, क्षमता नहीं थी। और उसका असर क्या हुआ, ये देखिए, चेचक जो है बहुत मारक साबित हुई। और एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद ये महामारी जो है वो पूरे महाद्वीप में क्या हो गई, फैल गई। और ये वहाँ भी पहुँच गई जहाँ पर यूरोपीय लोग तब तक नहीं पहुँचे थे। बंदूकों को खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस जीवाणु का इस्तेमाल जो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमलावर से, बंदूक से तो बचने का हमारे पास कोई ना कोई क्या होता है, तरीका होता है, लेकिन इन जीवाणुओं से हम नहीं बच सकते। उसके लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारे शरीर में होनी क्या होती है, ज़रूरी होती है। लेकिन ये अमेरिका के लोगों के अंदर नहीं थी, और अमेरिका के अंदर लाखों की संख्या में जो है लोगों का मरना क्या हो गया, शुरू हो गया। धीरे धीरे यूरोप के अंदर भी अब किसका साम्राज्य था, गरीबी और भूख का। हर तरफ जो है बीमारियां थी, शहरों में क्या थी, भीड़ भाड़ थी, धार्मिक आपस में क्या थे, टकराव थे। और इन कारण जो है धार्मिक असंतुष्ट भागकर कहाँ पर चले गए, अमेरिका में चले गए। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि दो ही तरीके हैं, या तो आप व्यापार के जरिए बाहर जाएंगे, या फिर आप श्रम के जरिए बाहर जाएंगे, या फिर अगर आपका किसी ने शोषण करना शुरू कर दिया, वहाँ से बचने के लिए आप किसी दूसरे स्थान पर भागेंगे। तो यूरोप की जो जनसंख्या बढ़ रही थी, चाहे वो इंग्लैंड की बढ़ रही हो, चाहे वो स्पेन की बढ़ रही हो, चाहे वो जर्मनी की बढ़ रही हो, चाहे वो इटली की बढ़ रही हो, तो वहाँ के लोगों ने जो है अमेरिका के अंदर जो है जा कर के बसना क्या कर दिया, शुरू। और एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के दासों को ले जा कर के वहाँ काम करवाना क्या कर दिया, शुरू। ये देखिए, अमेरिका अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को जो है इस काम में क्या कर दिया, झोंक दिया। और कपास और चीनी का क्या किया जाने लगा, उत्पादन। और 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो ये देखिए, काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद चीन और भारत भी दुनिया के सबसे धनी देशों में क्या किया जाता था, इनको गिना जाता था। और इन्होंने भी यूरोप के साथ जो अपने संबंध बनाना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। चीन की बढ़ती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र अब किसकी तरफ खिसकने लग गया था, यूरोप की तरफ। कहाँ पर चला गया था, हिंद महासागर से यूरोप की तरफ चला गया था। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में यहाँ, कि जो 19वीं शताब्दी है 1815 से 1914 बड़ी महत्वपूर्ण रही थी। यहाँ पर दो चीज़ें हुई, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हुआ, फैला। तो ये प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो वैश्वीकरण जो होता है उसकी तीन प्रोसेस हैं, और तीनों का यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए, फर्स्ट, तीन तरह की गतिविधियाँ हैं इसमें। पहला किससे होता है बेटा, व्यापार से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वो कपड़ा और गेहूं का व्यापार होता था। हम अगर बात करें शुरुआती दौर में जो व्यापार हुआ था वो सेवा क्षेत्र से नहीं हुआ था, प्राथमिक क्षेत्र से हुआ था। लोगों की जो निजी जो ज़रूरत थी पहली, वो किसकी थी, खाद्यान्न की थी। खाद्यान्न क्या था, गेहूं। और दूसरा क्या था, रोटी कपड़ा और मकान। तो तीन ही चीज़ें थी हमारे पास। तो दूसरी उसमें क्या चाहिए थी, रोटी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से उसे क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो इन्हें कहा है कि कपड़े और गेहूं का ही था। दूसरा क्या होता है, लोगों को अगर काम नहीं मिलेगा तो श्रम के रूप में भी जाएंगे दूसरे स्थान पर। जैसे कि अब जाते हैं लोग, अमेरिका में जाते हैं काम करने के लिए, स्पेन इटली में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं काम धंधे करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कहा इन्हें कि लोग काम और उसकी तलाश में जाते हैं। और तीसरा किसका प्रवाह होता है, पूंजी का। हम पूंजी का निवेश करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोरोना की वजह से हरियाणा सरकार चाहती कि जितने भी उद्योग धंधे चीन से आएंगे उन्हें भारत हरियाणा में क्या किया जाए, निवेश किया जाए। तो ये क्या है, पूंजी का निवेश करना। तो ये तीनों प्रवाह एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हैं, और लोगों के जीवन को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। और जब पूंजी की आवाजाही होती है तो श्रमिकों की आवाजाही के ऊपर क्या लग जाती हैं, बंदिशें लग जाती हैं। जैसे कि आप अमेरिका में इतना आसानी से नहीं जा सकते हैं, आप मैक्सिको जा सकते हैं। अलग अलग देशों के अपने ही क्या होते हैं, नियम और कायदे होते हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है वो है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ब्रिटेन को समझना पड़ेगा यहाँ, कि किस प्रकार जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या है, उदय हुआ। तो सबसे बड़ी जो समस्या आई वो थी यूरोप में। यूरोप की जनसंख्या बढ़ी, और इस वजह से उस जनसंख्या को क्या चाहिए थे, खाद्यान्न। यूरोप के अंदर उपजाऊ ज़मीन नहीं थी। उस खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो है, भोजन के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है, ब्रिटेन के लोगों का जो जीवन स्तर क्या हो रहा था, गिर रहा था। सामाजिक स्तर उनका क्या हो रहा था,
तनावपूर्ण हो रहा था। तो 18वीं शताब्दी की ही ये बात हम कर रहे हैं यहाँ। ये देखिए, ब्रिटेन की जो आबादी है वो तेज़ी से क्या हुई, बढ़ी। नतीजा किसकी मांग बढ़ी, भोजन की। शहर फैले, उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। बढ़ेगी तो क्या होगा, कृषि उत्पाद क्या हो गए, महंगे हो गए। दूसरी तरफ भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने फिर क्या कर दिया, मक्का के आयात पर क्या लगा दी, पाबंदी, जिसे क्या बोला गया था, कॉर्नला। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, इस बार भी आया हुआ था। कॉर्नला से आप क्या समझते हैं, तो मक्का के आयात पर ब्रिटेन की सरकार ने पूर्णतः क्या लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी कि उसका आयात नहीं किया जाएगा। और आयात नहीं किया गया तो जो कॉर्न यानी कि मक्का का जो कीमत थी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये देखिए, उद्योगपति उससे क्या हो गए, परेशान। उन्होंने जो है सरकार को मजबूर कर दिया कि वो कॉर्न लॉ को क्या कर दे, समाप्त कर दे। लेकिन कॉर्न लॉ को जो है समाप्त तो कर दिया गया, कॉर्न लॉ को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थ क्या हो गया, आयात। अब जो आयात होता था उससे ब्रिटेन में जो पैदा होने वाला जो खाद्य पदार्थ था वो क्या था, कम था। और ब्रिटेन के किसानों की हालत क्या हो गई, बिगड़ गई। और वो आयातित जो कीमत थी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। हज़ारों लोग क्या हो गए, बेरोजगार, और गांव उजड़ गए। और शहर जो है वो दूसरे देशों में क्या हो गए, जाने लगे। ये रीज़न था। वैश्विक करण को जो है बढ़ावा कैसे मिला 18वीं शताब्दी में, उसका सबसे बड़ा रीज़न था ब्रिटेन की जनसंख्या का बढ़ना। और वहाँ जो है दूसरे स्थानों से जो है मक्का जो है वो कम मात्रा में या कम कीमत पर क्या है, आ जाना। ये देखिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब खाद्य पदार्थों में गिरावटें आई तो ब्रिटेन का उपभोग स्तर क्या हो गया, बढ़ गया। उसके बाद जो है औद्योगिक जो है प्रगति हुई और लोगों की आय में क्या हो गई, वृद्धि। और लोगों की ज़रूरतें भी क्या हो गई, बढ़ गई खाद्य पदार्थों, और इससे ज़्यादा आयात होने लगा। तो यूरोप है, रूस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को क्या किया जाने लगा, साफ़ किया जाने लगा, और वहाँ पर खेती की जाने लगी। तो ज़मीनों को साफ़ कर देना ही काफ़ी नहीं था, खेती और इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, रेल की। क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्न कैसे पहुँचाया जाएगा, तो रेल मार्गों से पहुँचाया जाएगा। रेल मार्गों के साथ जब समुद्र के तट पर आ जाएगा तो समुद्र से जब पहुँचाया जाएगा तो किसका निर्माण किया गया, गोदी, बंदरगाह जिसे हम कहते हैं। जो पुरानी गोदियाँ थी उनको क्या किया गया, फैलाया गया। नई ज़मीनों पर जो है खेती करने के लिए जो दूसरे इलाकों में जाकर भी क्या की करने लगे, ये लोग बसने लगे। उनके लिए घर बनाना, नई बस्तियां बनाना, पूंजी और श्रम की ज़रूरत। लंदन के वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहाँ लोगों को ले जाकर क्या किया जाने लगा, बसाया जाने लगा। यानी कि श्रम का प्रवाह भी क्या हो गया, शुरू हो गया। और 19वीं सदी के अंदर यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग कहाँ जाकर बस गए थे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। और पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में क्या हो गए, जाने लगे, जैसे कि आज मानव करता है। उसके बाद में यहाँ अगर हम देखेंगे 1890 का जो दशक था उसमें जो है पूरी वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था हमारे क्या आ गई थी सामने। किसका विस्थापन हो रहा था, श्रम का, पूंजी का प्रवाह हो रहा था। पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे क्या आ चुके थे, बदलाव। अब भोजन किसी आसपास गांव या कस्बे से नहीं आ रहा था, दूसरे देश से आ रहा था। देखो, हजारों मील दूर से आ रहा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे, बल्कि औद्योगिक मजदूर जो है क्या कर रहे थे, ये काम कर रहे थे खेतों में। जहाँ महज एक पीढ़ी पहले क्या रहे होंगे, ठेठ जंगल, यानी कि जहाँ अमेरिका के अंदर पहले जंगल थे वहाँ पर अब आपको हरे भरे क्या दिखाई दे रहे थे, खेत जो है दिखाई दे रहे थे। खाद्य पदार्थों के लिए रेलवे का क्या हो रहा था इस्तेमाल, पानी के जहाज़ों से जा रहे थे। यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका और कैरिबियन देश जो द्वीप जो समूह थे वहाँ पर मज़दूरों से जो है कम वेतन के ऊपर क्या किया जा रहा था, काम करवाया जा रहा था। बहुत कुछ जो है अब क्या हो गया था, बदल गया था। अब ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत। अब जो पंजाब था उसकी ज़मीन रेतीली थी तो वहाँ पर किसका काम किया गया, नहरों की सिंचाई की गई। ये देखिए आप, ठीक है। और वहाँ पर कॉलोनी बसाई गई जिनको क्या बोला गया था, नहर कॉलोनी। भोजन तो सिर्फ एकमात्र उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है कि किस पर वैश्विक थी। ऐसी ही कहानी किसकी थी, कपास की थी, कपड़े की। और पूरे विश्व से कपास कहाँ पर पहुँच रही थी, ब्रिटेन के उद्योगों में। देखी, ब्रिटेन की कपड़ा मिलों की मांग को क्या किया जा रहा था पूरा। ऐसी ही कहानी किसकी थी, रबड़ की। और ऐसी ही कहानी किसकी थी, नील की थी। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पहुँच रही थी, इंग्लैंड में पहुँच रही थी, उनके कारखानों की ज़रूरतों को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि तकनीक की क्या भूमिका थी। अब वो तकनीक क्या थी? रेलवे थी, भाप के इंजन थे और टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के जरिए माल के ऑर्डर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेज़ी से जाते थे। रेलों के जरिए बहुत भारी भरकम माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता था। भाप के इंजन बन जाने से जो है रेलों की गति क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तो इस कारण हर तरफ ये जो तकनीक आई थी इसका चौतरफा यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम जो है लेकर के आई। और औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन के साधनों में भारी क्या हुए? सुधार। यानी कि रेलगाड़ियाँ तेज चलने लगी। बोगी जो वो डिब्बा, रेल का जो डिब्बा होता है उसको बोगी कहा जाता है, उसका वजन भी क्या किया गया? कम किया गया। जलपोत, जो समुद्र के अंदर बड़े बड़े जहाज चलते हैं उनको जलपोत कहा जाता है, उनका जो आकार भी क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, ताकि दूर दूर के खेतों से उत्पाद जो है बाज़ारों में कम लागत पर आसानी से क्या हो जाए? पहुंच जाए। ये सारा किसकी वजह से हो रहा था? तकनीक की वजह से। एक तकनीक यहाँ और भी आपको देखने के मिलेगी, रेफ्रिजरेशन। कौन सी थी? रेफ्रिजरेशन। इसका क्या था? फ्रिज जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर कोई वस्तु हम रख दे तो लंबे समय तक वो क्या नहीं होती है? ख़राब नहीं होती है। तो उसके लिए मांस का व्यापार होता था। किसका व्यापार होता था उस टाइम में? मांस का व्यापार होता था, ये देखिए। और ये सारा का सारा मांस जो है अमेरिका से जो है कहाँ पर निर्यात नहीं किया जा सकता था? यूरोप में। तो उसके लिए क्या किया जाता था? रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों नहीं हो पाता था ये। क्योंकि उस टाइम में अगर पशु को मार के अगर उसके मांस को पहुँचाया जाएगा तो मांस को पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा और रास्ते में ही वो क्या हो जाता? सड़ जाता था। इसलिए क्या किया जाता था? ये देखिए, केवल जिंदा जानवर भेजे जाते थे यूरोप में, उसके बाद उनको वहाँ जा करके काटा जाता था। अब आप देखो यहाँ, अगर किसी भी जहाज़ में जिंदा जानवर को अगर हम डालेंगे तो वो स्थान क्या करेगा? ज़्यादा घेरेगा, इसलिए कम जानवर जाएंगे। और जानवरों को जब ठूंस के भरा जाएगा तो उस सफ़र के अंदर बहुत से जानवर क्या होंगे? रास्ते में मर जाएंगे, वो मांस वैसे काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक नई तकनीक आ गई थी रेफ्रिजरेशन की। इससे क्या हो गया? अब जिंदा जानवर नहीं भेजने पड़ते थे। ये देखिए, रेफ्रिजरेशन की जो तकनीक जब आई तो जिंदा जानवर जो है नहीं भेजने पड़ेंगे। तो फिर क्या किया जाता? यहाँ मारा जाता था, उनके मांस को निकाला जाता था और रेफ्रिजरेटरों के अंदर जो उस मांस को क्या कर दिया जाता था? भर दिया जाता था। चाहे कितनी भी लंबी यात्रा करके जहाज जाए वो मांस क्या नहीं होता था? खराब नहीं होता था। ये देखिए, जानवरों को यात्रा से पहले ही क्या कर दिया गया? मारा गया। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह पर जानवरों की बजाय अब उनका मांस जो है कहाँ भेजा जाने लगा? यूरोप। इससे खर्चा भी क्या हो गया? कम। और यूरोप के अंदर मांस के दाम भी क्या हो गए? गिर गए। और गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्वक अब क्या मिलने लगी? खराब। और आलू और ब्रेड उनके पास थे ही। और बहुत सारे लोग जो है मांसाहार, अंडे और मक्खन भी उनके जीवन में क्या हो गया? शामिल हो गया। ये सारा किसकी बदौलत हुआ था? तकनीक की बदौलत। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो आता है वो है 19वीं जो सदी है उसके आखिर के अंदर क्या आया? उपनिवेशवाद। यानी कि जब व्यापार जब फैलेगा तो फिर क्या चाहिए? हमें पूंजी चाहिए, हमें जगह चाहिए। तो उसके लिए यूरोपीय देशों ने दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कब्जा जब करेगा तो फिर क्या होगा? लोगों की स्वतंत्रताओं का क्या किया जाएगा? हनन किया जाएगा। उन लोगों के जिन स्थानों पर कब्जा कर लेंगे उनके लोगों को तो वहाँ पर क्या बना लिया जाएगा? बंधुआ मजदूर। और दूसरे लोग उनके ऊपर शासन करेंगे तो उनकी आजीविका के साधन भी क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। और यूरोपियन देशों ने जो है अन्य देशों को विजित करना क्या कर दिया? शुरू। ये देखिए, बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन जो है लेकर के आई। ये भी देखिए आप यहाँ पर क्या होगा? स्वतंत्रता और आजीविका के साधन भी क्या हो गए? छिनने शुरू हुए। उपनिवेशवाद का मैं यहाँ पर अर्थ लिख देता हूँ। ये देखिए, जब कोई देश दूसरे देश के संसाधनों का उपयोग अपने लिए करे, यानी कि किसी दूसरे देश के जो संसाधन है उसका जो प्रयोग है अपने देश के विकास के लिए करे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को या ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये अफ्रीका का मानचित्र है। किसका मानचित्र है? अफ्रीका महाद्वीप का। इसकी बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत जगह ऐसी बाउंड्री दिखाई देंगी जैसे कि फूटा लगा करके इसकी जो बाउंड्री क्या की गई हो? खींची गई हो। ये देखो, ये कह रहा है
सीधी लकीरें हैं, जैसे कि फूटा मारकर इसको खींचा गया हो। तो ये दुर्भाग्यवंश हुआ था कि जो है अफ्रीका के ऊपर जो है किसकी कोशिश की गई, कब्जे की। किसकी कोशिश की गई थी, कब्जे की। और किसने की थी, यूरोपीय ताकतों ने। कौन थी वो यूरोपीय ताकतें? अमेरिका था, इटली था, स्पेन था, पुर्तगाल था, जर्मनी था, ब्रिटेन खुद था। ये देखिए 1885 में ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई और उन्होंने अफ्रीका के नक्शे पर इसी प्रकार की लकीर खींचकर क्या कर लिया, आपस में बांट लिया। देखिए ब्रिटेन और फ्रांस विदेशी क्षेत्रफल में भारी क्या कर ली थी, इसने वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में क्या है, सामने आए। पहले ये क्षेत्र किसके कब्जे में रह चुके थे, स्पेन के। और धीरे धीरे 1890 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक बहुत बड़ी औपनिवेशिक क्या हो गया, ताकत बन गया। और समाज की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के संसाधनों पर इनका बहुत ज़्यादा क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। इसके बारे में हम कल की जो क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।